हर बार की तरह इस बार भी आपका आसान बिहार बोर्ड में स्वागत है। तो इस पिक्चर से क्लियर है हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग नागरी लिपि के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं नागरी लिपि के बारे में। ध्यान से देखो, ये क्या है? यह एक पेड़ है, ठीक है। और ये सब क्या है? हिंदी वर्णमाला का अक्षर है। ध्यान से देखोगे तो। और ये क्या है? अध्याय है 5। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। और इसके लेखक कौन है? गुणाकार मूले। हम लोग मुख्य रूप से इसी को ध्यान में रख रहे हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को ध्यान में रख करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? तो इसका आंसर है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता तब आई जब इसके टाइप बनाए गए। देखो, जब भी हम किसी चीज़ के टाइप बनाते हैं, टाइप क्या होता है? टाइप का अगर हम हिंदी करें तो इसका मतलब होता है प्रकार। यानी हमने निर्धारित किया कि किसी चीज़ को ऐसे लिखना है। जब यह निर्धारित किया गया कि क को ऐसे लिखना है, तब क्या हुआ? स्थिरता आ जाएगी, यानी हर व्यक्ति क को इसी तरह से लिखेगा। तो वही ये प्रश्न है। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। जब हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 2 क्या है? देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? तो क्या है? देवनागरी लिपि में मुख्य रूप से नेपाली, संस्कृत, मराठी, प्राकृत और हिंदी जैसी भाषाएं लिखी जाती है। ये सब क्या किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। देखो, लिपि अलग होती है और भाषा अलग होता है। तुम लोग कमेंट में लिखो लिपि और भाषा में क्या अंतर होता है। तो क्लियर हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को हमने देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? लेखक ने देवनागरी लिपि का संबंध गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि और बाद की सिद्धियम लिपियों से बताया है। कहता है ये जो लिपि है इसका संबंध है, जैसे व्यक्तियों का संबंध होता है एक दूसरे से, उसी तरह लिपियों का भी संबंध होता है। तो सवाल है कि यह जो देवनागरी लिपि है इसका संबंध किससे है? तो कहता है गुप्त काल की जो ब्राह्मी लिपि है और बाद की जो सिद्धम लिपि है उससे इसका संबंध है। तो क्लियर हो गया। हमने प्रश्न नंबर 3 भी पढ़ लिया। अब हम लोग हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। अब हम कहाँ हैं? प्रश्न नंबर 4 की ओर। नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने इसका उल्लेख किया है? तो चलो देखते हैं। नंदी नागरी क्या है? तो दक्षिण भारत। देखो, भारत को अगर बांटेंगे तो उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और पश्चिम भारत। उत्तर पूर्व भारत, उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण पूर्व भारत। देखो हम किसी को बांटते कैसे हैं, ये तुम्हारा रीजनिंग है, ध्यान दो। जब मैं कंपटीशन की तैयारी कराऊंगा, खास करके 10 के बाद के जो कंपटीशन होते हैं उसमें मैं तुमको बताऊंगा। इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण, इधर हो गया पूर्व, इधर हो गया पश्चिम। ये जो होता है इसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ये हो गया साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ नहीं, साउथ ईस्ट। ये हो गया, ये वेस्ट है, वेस्ट साउथ नहीं, साउथ वेस्ट, दक्षिण वेस्ट कहते हैं इसको हम, ठीक है। उसके बाद जो है इधर हो गया नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। तो इस तरह से हम इसको करते हैं, इसमें पढ़ेंगे। तो कहता है ये जो दक्षिण भारत है उसकी जो प्रारंभिक लिपि है उसी को ही, वहां की जो प्रारंभिक लिपि नागरी था उसी को ही नंदी नागरी कहा जाता है, ठीक है। लेखक ने इसका उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि दक्षिण भारत से ही हमें नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। देखो, हिंदी भाषा और देवनागरी, हिंदी भाषा का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है भारत में, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लेकिन अगर हमको इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका प्रमाण हमको दक्षिण भारत से ही मिला है। और कहाँ से मिला है? दक्षिण भारत से। किस सदी में मिला है ये हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। मान्यखेट के राष्ट्रकूट, कोंकण के शिलाहार, देवगिरी के यादव और विजयनगर के राजाओं के लेख नंदी नागरी में ही लिखे हुए हैं। विजयनगर सम्राट, विजयनगर सम्राट के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसका पतन कैसे हुआ ये एक बहुत दुख भरी कहानी है। तो उस कहानी पर भी हम नहीं जाएंगे, अभी हम यहीं पे सीमित रहते हैं। प्रश्न नंबर 4 भी हमने पढ़ लिया। अब हमें प्रश्न नंबर 5,
देखो एक ही वीडियो में हर कुछ बताना संभव नहीं है। जब विजयनगर के क्वेश्चंस आएंगे तो मैं विजयनगर के बारे में बताऊंगा, जो मैं इतिहास में बताऊंगा। अब आते हैं, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, उनके विवरण दें। आ गया? तो देखो, नागरी लिपि के शुरुआती लेख हमें दक्षिण भारत से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम, क्वेश्चन पूछता है तमिल कहाँ की भाषा है, मलयालम कहाँ की भाषा है, तेलुगु कहाँ की भाषा है, कन्नड़ कहाँ की भाषा है। तेलुगु कन्नड़ लिपियों का अलग अलग विकास हो रहा था, लेकिन फिर भी कई शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया। कहता है अलग अलग राज्य में अलग अलग लिपियों का भी विकास हो रहा था, लेकिन लगभग राजाओं ने नागरी लिपि का ही इस्तेमाल किया। राजराज और राजेंद्र जैसे चोल राजाओं, 11वीं शताब्दी के सिक्के पर, चोल वंश के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं खास करके। नागरी अक्षर पाए गए हैं। 12वीं शताब्दी के केरल शासक के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में लिखे हुए हैं। सुदूर दक्षिण से मिले वरगुन का पलियम ताम्रपत्र, जो कि 9वीं शताब्दी भी नागरी लिपि में लिखा हुआ है। श्रीलंका के विजय बाहु, अब हम चले गए श्रीलंका। दक्षिण भारत, क्वेश्चन पूछता है दक्षिण भारत और श्रीलंका के बीच में वो क्या चीज है जो एक दूसरे को अलग करती है। मैं वो एग्जैक्ट क्वेश्चन में भूल रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत यूपीएससी सबका ये फेवरेट क्वेश्चन है। पराक्रम बाहु, 12वीं शताब्दी जैसे शासकों के सिक्के पर भी नागरी अक्षर पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे। क्या है ये? एक तरह का ये एक जनरल नॉलेज का चीज है। तो हमने प्रश्न नंबर 5 भी पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। अब हम कहाँ बढ़ते हैं? प्रश्न नंबर 6 की ओर। ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? देखो 3 लिपि है। एक है ब्राह्मी लिपि, दूसरा है सिद्धम लिपि और तीसरा है नागरी लिपि। तो कहता है ऐसा कौन सा चीज है जो नागरी लिपि को इन दोनों लिपियों से अलग करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि, ये ब्राह्मी लिपि किस काल की थी? तो गुप्त काल की थी। तथा बाद की सिद्धम लिपि, ब्राह्मी लिपि के बाद सिद्धम लिपि हुआ, कि अक्षरों के सिरे पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे तिकोने हैं। लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है, और ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। इन दोनों की यही मुख्य पहचान है। ये इस दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। तो हमने पढ़ लिया, हमने प्रश्न नंबर 6 भी पढ़ लिया। अब है हम प्रश्न नंबर 7 की ओर। उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त हुए हैं? हमने दक्षिण भारत के बारे में पढ़ लिया, अब हम आ गए हैं उत्तर भारत। तो कहता है देखो भारत में, उत्तर भारत में देखो, जब भी इस्लाम आएगा तो किधर से आएगा? अफगानिस्तान के होते हुए आएगा, यानी उत्तर पश्चिम से आएगा। तो जब उत्तर भारत में इस्लाम शासन का नींव किसने रखा था? महमूद गजनी ने। हम लोग इस विषय में पूछते हैं महमूद गजनी कब, 10-1000 ऐसे करके मेरे ध्यान से भी उतर रहा है। यहाँ से रहता है। द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों पर उसने क्या जारी किया था? उसने चांदी का सिक्का जारी किया था। तो कहता है चांदी के सिक्कों पर भी नागरी लिपि अंकित हैं। देखो उसने नागरी लिपि ही क्यों डाला? वो अगर भारत में शासन करने आया था तो वो जो कुछ भी बोलेगा या जो कुछ भी वो लोगों को बताना चाहता था तो उसको यहाँ के लोगों की भाषा में बताना होगा और यहाँ की लिपि में लिखना होगा। तो वही चीज था, तो उसने नागरी लिपि का ही इस्तेमाल किया था। ये सिक्के 1028 ईस्वी में जारी किए गए थे। कब जारी किए थे? 1028 ईस्वी में। उसके बाद आया मोहम्मद गौरी, फिर आए अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह जैसे शासकों ने ग्रैंड ट्रंक रोड, कौन सा है, नेशनल हाईवे 1 है या 2 है? तुम लोग कमेंट में इसको लिखो। शेर शाह सूरी जैसे शासकों ने भी अपने सिक्कों पर क्या किए? नागरी शब्द खुदवाए हैं। वहीं मेवाड़ के गुहिल, कन्नौज के गहरवाल और सांभर अजमेर के चौहान, जिजा कुंभिक बुंदेलखंड के चंदेल, कठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार और त्रिपुरी के कुलचुरी शासकों के भी कई प्राचीन नागरी लेख प्राप्त हुए। इन मुस्लिम राजाओं के अलावा हिंदू राजाओं के भी जो लेख हैं वो किसमें प्राप्त हुए हैं? नागरी लिपि में। किसमें प्राप्त हुए हैं? नागरी लिपि में। तो ये समाप्त हो गया प्रश्न नंबर 7। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 8। क्या है हमारा प्रश्न नंबर 8? नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? देखो
अभी तक जो तुम क्वेश्चन पढ़ा होगा, मैंने नागरी लिपि के बारे में बोला, लेकिन सवाल है नागरी को ही देवनागरी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, कहता है नागरी नाम की उत्पत्ति और इसके अर्थ को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। दोनों में क्या है? काफी मतभेद है, इसके नाम और इसके उत्पत्ति को लेकर के। तो कहता है एक मत के अनुसार गुजरात राज्य में क्या है, नागर ब्राह्मणों का एक समुदाय है। तो कहा कि उन्होंने ही सबसे पहले नागरी लिपि का उपयोग किया था, इसलिए इसका नाम नागरी लिपि पड़ा। ठीक है। दूसरा मत क्या है, बाकी नगर केवल नगर है, लेकिन काशी को क्या कहते हैं हम लोग? देवनागरी कहते हैं। क्योंकि काशी में भी यह लिपि प्रयुक्त होती थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? देवनागरी पड़ गया। देवों के देव महादेव, तो महादेव की जय हो। तो प्रश्न नंबर 8 क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। क्या है प्रश्न नंबर 9? नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया है? तो देखो, कहता है नागरी की जो उत्पत्ति हुई है उसके बारे में बताना, और पटना का इससे क्या संबंध है। तो देखते हैं। कहता है लेखक के अनुसार, किसके अनुसार? लेखक के अनुसार, नागरी शब्द की उत्पत्ति नगर से हुई है। प्राचीन समय में पटना को नगर के नाम से जाना जाता था। पटना का जो नाम था, ये जो पटना शहर है, इसका नाम क्या था? इसका नाम था नगर। तथा पटना को हम किस नाम से जानते थे? हम नगर के नाम से जानते थे। और चूंकि इस लिपि का उद्भव पटना से माना जाता है, इसलिए इसे क्या कहा गया? नागरी लिपि कहा गया। 3 मत आ गया, एक गुजरात के ब्राह्मणों का मत आ गया, दूसरा काशी का आ गया, और तीसरा पटना का आ गया। लेकिन लेखक पटना वाला मानता है। लेखक किसको मानता है? पटना वाला मानता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? सार्वदेशिक लिपि बोले तो सभी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो 8वीं सदी से 11वीं सदी तक के मध्य नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि थी। 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर 11। अब क्या है प्रश्न नंबर 11? नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देते हैं? देखो, जब नागरी लिपि होता है उसके साथ कुछ और चीज भी होता है। तो कहता है इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है। तो चलो देखते हैं। कहता है नागरी लिपि के उदय के साथ ही भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक नए युग का आरंभ होता है। पता ही क्यों लिखा है? हमें कोई चीज क्या पता है, या तो हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा बताई गई हो, दादा के दादा के दादा के दादा के दादा से हम सुनते आ रहे हो, या कोई बातें कहीं लिखी गई हो। कहता है कि जब लिपि का आविष्कार हुआ तो चीजें क्या हुआ, पहले बोल करके याद रखा जाता था, अब लिख करके रखा जाने लगा। तो अब क्या हुआ, भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक नए युग का क्या हुआ, सूत्रपात हुआ। इसी कालखंड में भारत इस्लाम के संपर्क में आता है। उसी समय भारत में इस्लाम धर्म का आगमन होता है और 13वीं शताब्दी में इस्लामी शासन की पूरी तरह से स्थापना हो जाती है। इस दौरान अनेक नए संप्रदायों का उदय होता है और भारतीय समाज को हिंदू समाज और हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। हिंदू एक सनातन धर्म है, हिंदू नाम धीरे धीरे पड़ा। इसी समय अनेक प्रादेशिक भाषाएं और जैसे कि हिंदी, बांग्ला, मराठी का जन्म होता है, और जैसे अलग अलग मत बने, अलग अलग भाषाएं भी बनी, और इनका साहित्य भी प्राप्त होता है। और ये सबका क्या है, साहित्य भी प्राप्त है, लोगों ने उसके बारे में लिखा है। हिंदी के बहुत अच्छा लाइन है, हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद की प्रसिद्ध रचना दोहा कोश की हस्तलिपि कहाँ से मिली है? तिब्बत से। दुनिया का जो छत है उसको तिब्बत को कहा जाता है। तिब्बत जो दुनिया का छत है, और वो पठार है, पहाड़ नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन है पठार और पहाड़ में क्या अंतर है, तुम लोग इंटरनेट पे इसको देखना। तिब्बत से प्राप्त हुई है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में, मैं जो बोल रहा हूँ। जो 10वीं 11वीं सदी की मानी जाती है। इसी काल में दक्षिण भारत में ब्राह्मी लिपि का भी स्वतंत्र विकास हो रहा था। क्लियर हो गया। हमने प्रश्न नंबर 11 भी पढ़ लिया। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? आजकल बहुत लड़ाई चलती है, राजा भोज कौन थे, राजपूत थे कि गुर्जर प्रतिहार थे? ठीक है।
यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम जाति और धर्म के नाम पर लड़ते हैं। तो गुज्जर प्रतिहार कौन थे? तो देखो, गुज्जर प्रतिहार विदेशी थे। क्या थे? विदेशी थे, जो भारत में आकर बस गए थे। इन्होंने 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवधी प्रदेश में अपना शासन प्रतिष्ठित किया। बाद में कन्नौज पर भी इनका आधिपत्य स्थापित हो गया। क्या ये विदेशी थे? मेरे ख्याल से ये विदेशी नहीं थे, क्योंकि हम वो साहित्य पढ़ते हैं जो कि अंग्रेजों और कम्युनिस्टों के द्वारा हमें दी गई है, जो विदेशियों के द्वारा हमको दी गई है, ठीक है, जो कि गलत है। भारत में कोई हिंदू बाहर से नहीं आया है, सब यहीं पे जन्म लिया है। गुज्जर प्रतिहार राजाओं में महेंद्रपाल और मिहिर भोज क्या थे? महान राजा में गिने जाते थे। फिर भी हम लिखते हैं, चलो हमारे बुक में लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, नंबर भी तो हमें चाहिए ना। प्रश्न नंबर 12 खत्म, प्रश्न नंबर 13 शुरू। निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लिपियों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। देखो, तुम इसमें एक काम कर सकते हो, ईस्वी सन को एक साथ कर सकते हो सीरियल क्रम में, लेकिन जो जैसे चलो उसी तरह लिखते हैं। 11वीं शताब्दी की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन राजा थे? राजेंद्र, जिनके सिक्कों पर नागरी लिपि में लेखन देखा गया। 12वीं सदी में आते हैं तो केरल के राजा आते हैं, और कौन सा शब्द है? वीर केरल से जैसा शब्द है। वन वर्गुन का अगर हम पल्यम ताम्रपत्र देखते हैं तो ये भी नागरी लिपि में है। 11वीं 1000 ईस्वी के आसपास जाते हैं तो मालवा नगर में नागरी लिपि का प्रचलन था। विक्रमादित्य की बात करते हैं तो पटना में देवनागरी का प्रयोग होता था। 8वीं से 11वीं सदी की बात करें तो पूरे भारत में प्रसारित था। इस तरह से हमको लिखना है। तो इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को क्लियर वे में दिखे। इसको तुम लोग क्या करेगा, उतार लो, उतारना चाहता है तो हम ये कर देते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। तब प्रश्न नंबर 14 हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है? हमारे पास है संज्ञा सर्वनाम के लिए। तो देखो, ग्रामर को हम अलग से पढ़ाएंगे, हिंदी ग्रामर भी और इंग्लिश ग्रामर भी। तो उसमें हम इन सभी चीज़ों को देखेंगे। अगर अभी हम इन सभी चीज़ों को देखें भी तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।